हेलो फ्रेंड्स, ये सेबी का इकोनॉमिक सिलेबस और लास्ट वीडियो में हमने डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हम डिमांड फॉर मनी के 6 अलग अलग थ्योरी समझ रहे थे। पिछले 2 वीडियोस में हमने फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच और यह कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी कवर किया था। इस वीडियो में हम केन्स थ्योरी स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो एक बार वीडियोस देख ले। उसका रीज़न ये है कि सारे अप्रोच एक दूसरे पे डिपेंड है और इन्हें समझने में आसानी जाती है। चलिए अब हम केन्स थ्योरी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये थ्योरी निकाली थी जॉन मेनार्ड केन्स ने और इस थ्योरी का यूज़ बहुत सारे कंट्रीज अपने मॉनेटरी पॉलिसी में करने लग गए। उसका रीज़न ये था कि केन्स ने अपनी थ्योरी में इंटरेस्ट रेट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था। याद रखना कि अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि कौन सी थ्योरी मॉनेटरी पॉलिसी में यूज़ की जाती है तो वो है केन्स थ्योरी। इस थ्योरी में केन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट निकाला, मतलब लोग अपनी लिक्विडिटी किस फॉर्म में रखना चाहते हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे। In his well-known book, Keynes propounded a theory of demand for money, which occupies an important place in his monetary theory. It is also worth noting that for demand for money to hold, Keynes used the term what he called liquidity preference. How much of his income or resources will a person hold in the form of ready money, cash or non-interest paying bank deposits, and how much will he part with or lend depends upon what Keynes called his liquidity preference. Liquidity preference means the demand for money to hold or the desire of the public to hold cash. अब फ्रेंड्स, केन्स थ्योरी को डिटेल में समझने से पहले हम फिशर और कैम्ब्रिज की थ्योरी एक बार ग्लांस कर लेते हैं। फिशर ट्रांजैक्शनल थ्योरी में ये बताया था कि पैसे का यूज़ बस ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं और कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी में ये बताया था कि मनी का यूज़ हम खुद के पास वेल स्टोर करने के लिए करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, केन्स इन दोनों के आगे सोचते हैं। वो बोलते हैं कि पैसे को 3 मोटिव के लिए यूज़ किया जाता है। एक है ट्रांजैक्शन मोटिव, उसके बाद प्रिकॉशनरी मोटिव और थर्ड स्पेकुलेटिव मोटिव। अब ट्रांजैक्शन मोटिव में पैसे का यूज़ बस ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। उसके बाद प्रिकॉशनरी मोटिव में पैसे खुद के पास सेव किया जाता है जिससे इमरजेंसी के वक्त वो काम आ सके, फॉर एग्जांपल बीमारी के वक्त, अनएम्प्लॉयमेंट या एक्सीडेंट के वक्त। और लास्ट में पैसा स्पेकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना जिससे स्पेकुलेशन से लोग प्रॉफिट कमाएं। फ्रेंड्स, केन्स के टाइम पे शेयर मार्केट उतना डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए उसने बस बॉन्ड्स का एग्जांपल लिया है। यहाँ तक आपको मनी के सारे मोटिव क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The desire for liquidity arises because of 3 motives. One, the transaction motive, then precautionary motive, and third is speculative motive. The transaction motive relates to the demand for money or the need for money balances for the current transactions of individuals and business firms. The precautionary motive for holding money refers to the desire of the people to hold cash balances for unforeseen contingency. The people hold a certain amount of money to provide for the danger of unemployment, sickness, accidents, and the other uncertain perils. The amount of money demanded for this motive will depend on the psychology of the individual and the condition in which he lives. And then there is speculative motive. So the speculative motive of the people relates to the desire to hold one's resources in liquid form in order to take advantage of the market movements regarding the future changes in the rate of interest or bond prices. The notion of holding money for speculative motive was a new and revolutionary Keynesian idea. Money held under speculative motive serves as a store of value as money held under the precautionary motive does. But it is a store of money meant for a different purpose. The cash held under this motive is used to make speculative gains by dealing in bonds whose price fluctuate. अब फ्रेंड्स, हमने स्पेकुलेटिव मोटिव को डीप में समझना होगा क्योंकि यही केन्स की थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन वो समझने से पहले आपको बॉन्ड का एक फीचर पता होना चाहिए। ये आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशन होता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बॉन्ड प्राइस कम होता है और अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो बॉन्ड प्राइस बढ़ता है। अगर आपको ये रिलेशन पता नहीं है तो आप सेबी के फाइनेंस कोर्स में बॉन्ड मार्केट के वीडियोस देख सकते हो, वहाँ मैंने ये रिलेशन एक्सप्लेन किया है। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि केन्स थ्योरी में इसका कैसे यूज़ किया है। देखो, केन्स ने बताया कि लोगों को स्पेकुलेशन के लिए भी पैसे चाहिए रहते हैं जिसे हम स्पेकुलेटिव मनी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, यह स्पेकुलेट का मतलब क्या है? यहाँ ये सोचना कि आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा। यहाँ सोचो कि हम बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट स्पेकुलेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या होगा और उसके बेसिस पे बॉन्ड की प्राइस में क्या इफेक्ट होगा। पहला सिनेरियो लेते हैं जहाँ हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट गिरेगा। अब इंटरेस्ट रेट गिरने से बॉन्ड की प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगी,
मतलब अगर हम आज बॉन्ड खरीदेंगे फिर आगे जाके हमें प्रॉफिट हो सकता है, इसलिए लोग अपने पास ज़्यादा स्पेकुलेटिव मनी रखेंगे। सो आप यहाँ ऑब्जर्व करो कि स्पेकुलेटिव मनी और इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं जहाँ हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अब इससे फ्यूचर में बॉन्ड की प्राइस कम होगी, मतलब ऐसे समय में स्पेकुलेशन करके लॉस हो सकता है। सो लोग भी अपने पास स्पेकुलेटिव मनी कम रखेंगे। सो यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ने से स्पेकुलेटिव मनी कम होता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि स्पेकुलेटिव मनी इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है और वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So given the expectation about the changes in the rate of interest in future, less money will be held under the speculative motive at a higher current rate of interest and more money will be held under this motive at a lower current rate of interest. The reason for this inverse correlation between the money held for speculative motive and the prevailing rate of interest is that at a lower rate of interest, less is lost by not lending money or investing it, that is, by holding on to money. While at a higher current rate of interest, holders of cash balance would lose more by not lending or investing. Thus, demand for money under speculative motive is a function of current rate of interest, increasing as the interest rate falls and decreasing as the interest rate rises. Thus, demand for money under this motive is a decreasing function of the rate of interest. अब फ्रेंड्स, इंटरेस्ट रेट और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के इनवर्स रिलेशनशिप को देखने के लिए ही लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व बोलते हैं। आप फिगर में देख सकते हो कि कैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने से स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होता है, राइट? So the liquidity preference curve LP is a downward sloping towards the right, signifying that the higher the rate of interest, the lower the demand for money for speculative motive and vice versa. Thus at the current rate of interest or a very small amount of OM is held for speculative motive. This is because at the higher current rate of interest, more money would have been lent out or used for buying bonds and therefore less money would be kept as inactive balances. If a rate of interest falls to OR dash, then a great amount of money OM is held under speculative motive. With the further fall in the interest rate to OR double dash, money held under speculative motive increases to OM double dash. और फ्रेंड्स, केन्स थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व देखा जहाँ कैसे इंटरेस्ट रेट और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का इनवर्स रिलेशनशिप दिखाया है। यहाँ आपको एक ई डबल डैश का पॉइंट दिख रहा होगा, जिसके बाद लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आर डबल डैश के इंटरेस्ट रेट के बाद लोगों के पास जितना भी पैसा आता है वो स्पेकुलेशन पे लगा देते हैं। ये तो अच्छी बात है, राइट? लेकिन इसे लिक्विडिटी ट्रैप क्यों बोलते हैं? देखो, केन्स के हिसाब से मनी के 3 मोटिव हैं, एक ट्रांजैक्शन, देन प्रिकॉशनरी और थर्ड स्पेकुलेटिव। अब जब भी डिप्रेशन आएगा तो उस वक्त कोई भी इकोनॉमी ये चाहेगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करें, जिससे इकोनॉमी वापस से ट्रैक पे आए। और फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि डिप्रेशन के वक्त कोई भी सेंट्रल बैंक बिजनेस को लोन कम रेट पे देने के लिए मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम करती है। अब फ्रेंड्स, हमने देखा था कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व के हिसाब से अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है तो लोग ट्रांजैक्शन के बजाय स्पेकुलेटिव में ज़्यादा ध्यान देंगे, राइट? इसका मतलब कोई भी इकोनॉमी डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाएगी। इसे ही हम लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। क्लियर है? So let's see what it says. It will be seen from the figure that a liquidity preference curve LP becomes quite flat, that is perfectly elastic at a very low rate of interest. It is horizontal line beyond point E double dash towards the right. This perfectly elastic portion of liquidity preference curve indicates the position of absolute liquidity preference of the people. That is, at a very low rate of interest, the people will hold with them as inactive balances any amount of money they come to have. This portion of liquidity preference curve with absolute liquidity preference is called liquidity trap by the economist because the expansion in money supply gets trapped in the sphere of liquidity trap and therefore cannot affect rate of interest and therefore the level of investment. According to the Keynes, it is because of the existence of the liquidity trap that monetary policy becomes ineffective to tide over the economic depression. अब फ्रेंड्स, हम वापस केन्स थ्योरीज पे आते हैं। हमने अब तक देखा कि केन्स के हिसाब से मनी के 3 मोटिव होते हैं, एक ट्रांजैक्शन, देन प्रिकॉशनरी और थर्ड स्पेकुलेटिव। अब फ्रेंड्स, केन्स ने ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी के मनी की डिमांड को M1 का नाम दिया और स्पेकुलेटिव मोटिव के मनी की डिमांड को M2 का नाम दिया। सो अगर हमें टोटल डिमांड फॉर मनी निकालनी है तो हम ये बोल सकते हैं कि MD इज इक्वल टू M1 प्लस M2।
अब यह केन्स ने ये बोला कि M1 की डिमांड डिपेंड करती है नॉमिनल इनकम या फिर सैलरी पे। अगर इनकम ज़्यादा रही तो डिमांड ज़्यादा रहेगी और इनकम कम रही तो डिमांड कम रहेगी। लेकिन M2 की डिमांड डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट पे, जो हमने अभी पढ़ा था। सो अगर हमें M1 और M2 का फंक्शन निकालना है तो हम लिख सकते हैं कि M1 इज़ अ फंक्शन ऑफ नॉमिनल इनकम Y एंड M2 इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट R। ओके, इसे अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिख सकते हैं M1 इज इक्वल टू M1 ऑफ Y, where L1 is a function for demand for M1 and M2 is equal to L2 of R, where L2 is a function for demand for M2. Okay, so let's see what it says. If the total demand for money is represented by MD, we may refer to that part of M held for transactions and precautionary motive as M1 and to that part held for speculative motive as M2. Thus, MD is equal to M1 plus M2. According to Keynes, money held under the transactions and precautionary motives, that is M1, is completely interest inelastic unless the interest rate is very high. We can write this in a functional form as follows: M1 is equal to L1 of Y, where Y stands for income, L1 for demand function, and M1 for the money demanded or held under the transactions and precautionary motives. The above equation implies that the money held under the transaction and precautionary motives is a function of income. On the other hand, according to the Keynes, money demanded for speculative motive, that is M2, as explained above, is primarily a function of rate of interest. This can be written as M2 is equal to L2 of R, where R stands for rate of interest, L2 for demand function for speculative motive. Since the total demand for money MD is equal to M1 plus M2, we get from 1 and 2 above, MD is equal to L1Y plus L2R. अब फ्रेंड, लास्ट में केन्स थ्योरी को कंक्लूड करते हुए हम ये लिख सकते हैं कि MD इज इक्वल टू M1 विच इज इक्वल टू L1 ऑफ Y प्लस M2 विच इज इक्वल टू L2 ऑफ R. हियर M1 इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ नॉमिनल इनकम, मतलब ये इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड है, एंड M2 इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, मतलब ये इंटरेस्ट रेट से इन्वर्सली रिलेटेड है. ओके, so thus, according to the Keynes theory of total demand for money, is an additive demand function with two separate components. The one component L1Y represents the transactions demand for money arising out of transactions and precautionary motives is an increasing function of the level of money income. The second component of the demand for money, that is L2R, represents the speculative demand for money which depends upon the rate of interest, is a decreasing function of the rate of interest. अब फ्रेंड्स, हर थ्योरी के जैसे इसमें भी क्रिटिसिज्म देखे जाते हैं. यहाँ केन्स के हिसाब से M1 और M2 हमने समझ लिया. इसमें केन्स ये बोलते हैं कि पैसा एक तो M1 के फॉर्म में रखा जाएगा या फिर M2 के फॉर्म में रखा जाएगा, इन दोनों का मिक्सचर नहीं रहेगा. लेकिन फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली ये सही नहीं है. लोग अपना थोड़ा सा अमाउंट स्पेकुलेशन में रख सकते हैं, सो ये अजम्पशन गलत है. नेक्स्ट हमने देखा कि बस M2 या स्पेकुलेटिव मनी ही इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड है, और केन्स ये बोलते हैं कि M1 का इंटरेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं. लेकिन ये अजम्पशन आगे जाके गलत साबित होता है. सो इन दोनों अजम्पशन को गलत प्रूव करने के लिए कुछ इकोनॉमिस्ट ने अपने थ्योरीज निकाले हैं, जिसमें आते हैं टॉबिन, बोमोल एंड फ्रीडमैन. इनके थ्योरीज हम आगे देखने वाले हैं. सो लेट्स सी व्हाट इट सेज. The main drawback of the Keynes speculative demand for money is that it visualizes that people hold their assets in either all money or all bonds. This seems quite unrealistic as individuals hold their financial wealth in some combination of both money and bonds. This gave rise to portfolio approach to demand for money put forward by Tobin, Baumol and Friedman. The portfolio of wealth consists of money, interest-bearing bonds, shares, physical assets, etc. Further, while according to the Keynes theory, demand for money for transaction purposes is insensitive to interest rate, the modern theories of the money demand put forward by Baumol and Tobin show that the money held for transaction purposes is interest elastic. So friends, यहाँ हमारा केस थ्योरी कवर हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम टॉबिन पोर्टफोलियो अप्रोच देखेंगे. So thanks for watching and meet you in the next video.